नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार चौधरी है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत सरकार और रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे भर्ती का वैकेंसी आया हुआ है। 7951 पद पर वैकेंसी आया हुआ है और इसके बारे में पूरा डिटेल्स हम आपको बताएंगे कि इसका शैक्षणिक योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या है, वेतन कितना है, कब से आवेदन होगा, कब अंतिम तिथि होगा, सिलेबस क्या है, इसका सारा डेटा हम आपको बताएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, यह भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड विस्तृत केंद्रीय रोजगार सूचना CEN 3/2024। देखिए यही पद है, जूनियर इंजीनियर डिपो सामग्री अधीक्षक, रासायनिक एवं धातु कर्म सहायक, रासायनिक पर्यवेक्षक अनुसंधान और धातु कर्म पर्यवेक्षक अनुसंधान के विभिन्न पदों पर की भर्ती। यही सब पद पर भर्ती निकला हुआ है। देखिए कितना पद है, ये सबसे पहले दिया हुआ कितना, कब से कब आपका ऑनलाइन होगा। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 30/7/2024, 30/7/2024 आपका आवेदन शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट है 29/8/2024। और संशोधन के शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पर सुधार संशोधन 30/8/2024 से 8/9/2024 तक आप संशोधन कर सकते हैं। देखिए इसमें कितना कितना सीट दिया हुआ है। रासायनिक पर्यवेक्षक अनुसंधान और धातु क्रम पर्यवेक्षक अनुसंधान में इसमें वेतन है 44,900 रुपया और इसका उम्र सीमा है 18 से 36 वर्ष और इसमें सिर्फ 17 पद ही है, वो भी केवल RBI गोरखपुर में। जूनियर इंजीनियर JE डिपो सामग्री अधीक्षक DMS और सहायक रासायनिक एवं धातु कर्म सहायक CMA, इसमें 35,400 वेतन है आपका और उम्र सीमा उतना ही 18 से 36 है। इसका वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 7934 है, इसमें सब ज़्यादा वैकेंसी है। अब देखते हैं आगे क्या है। उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दी गई तारीखों दोनों तारीखों के बीच होनी चाहिए। कितना एज लिमिट है देखिए, आयु वर्ग 18 से 36 वर्ष है। UR रिजर्व को 2/1/1989 तक आपको 18 से 36 होना चाहिए। OBC के 2/1/1986 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2/1/1986 ज़्यादा नहीं चाहिए। और SC ST के 2/1/1984 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सभी उम्मीदवार के लिए 1/1/2007 से बाद का नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका उम्र घट जाएगा। 1/2007 से कम नहीं होना चाहिए और इस सबसे इतना भी सबसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं उम्र सीमा में कितना छूट मिलेगा, वो देखते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ नहीं है, 5 साल तक के आपको छूट मिलेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 5 साल छूट है। OBC के लिए 3 साल छूट है और पूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने सत्यापन के बाद 6 माह से अधिक की सेवा पूरी कर ली हो, पूर्व सैनिक उनको UR और EWS के 3 साल आयु से सेवा की अवधि हटाने के बाद 3 साल और जुड़ जाएगा। OBC में 6 साल, ST में 8 साल को आपको उम्र में छूट दिया जाएगा। बैच मार्क दिव्यांग वाले व्यक्ति के लिए UR में 10 साल, OBC में 13 साल, SC ST में 15 साल है।
समूह ग पूर्ववर्ती समूह घ रेलवे कर्मचारी और स्थापना पद सेवारत उम्मीदवार जिनके पास रेलवे में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा या निरंतर अलग अलग समय हो। जो रेलवे में सेवा दे चुके उनको लिए UR के 40 वर्ष और OBC के लिए 43 वर्ष और SC/ST के लिए 45 वर्ष। उम्मीदवार जो रेलवे संगठन के अर्ध प्रशासनिक कार्यालय में जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समिति और संस्थानों में काम कर रहे हों। जो रेलवे कैंटीन और सहकारी संस्थान में कार्य करते हैं उनके प्रदान की गई सेवा के अवधि तक या 5 वर्ष को भी से जो भी कम हो, 5 वर्ष से कम ही आपको इसमें दिया जाएगा, लेकिन 5 वर्ष आपको जरूर दिया जाएगा। महिला उम्मीदवार जो विधवा है, तलाकशुदा है या उनकी न्यायिक रूप से पति है अलग है लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया है, और महिला विधवा है, तलाकशुदा है, उनको 35 वर्ष EWS में नहीं, UR और EWS में, OBC में 38 वर्ष और SC/ST में 40 वर्ष। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आधार पर आयु में छूट के लिए पात्र है तो उसमें सभी छूटों से अधिकतम छूट मिलेगी जिसके लिए वह पात्र है। अगर आप एक सर्विसमैन हैं और ST/ST से आपको जितना छूट मिले सब जोड़ के छूट आपको दिया जाएगा। अब देख लेते, अब देखिए शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या है? उम्मीदवारों के पास ECEN के अनुलोक पदों निर्दिष्ट अपेक्षित शैक्षणिक तकनीकी योग्यताएं होनी चाहिए। उन्हें आवेदन जमा करने अंतिम तिथि 29/2024 तक उम्मीदवारों के पास पहले से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय CEN में निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं उम्मीदवारों को पहले से मान्यता प्राप्त संस्थान विद्यालय CEN में निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता पर अंतिम परीक्षा के परिणाम पर प्रतीक्षा करने वालों के आवेदन नहीं करना चाहिए। अगर आपका योग्यता नहीं है, अब परीक्षा दी है और परिणाम नहीं आया तो आप ऑनलाइन नहीं करेंगे। अब देखते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है, पूरा डिटेल्स देखते हैं। देखिए पूरा शैक्षणिक डिटेल्स दिया, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जितना इंजीनियरिंग ये सब इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा या इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री आपको पास होना है। मैकेनिकल इंजीनियर सहायक पद के लिए आपको ये सब डिग्री चाहिए। और ये है इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की मूल धारणाओं की कोई भी उपधारा का मिश्रण। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक और सहायक इंजीनियरिंग का पद के लिए आपको इतना जरूरी है। सब इलेक्ट्रॉनिक और सहायक इंजीनियरिंग के लिए आपको ये सब जानकारी होना चाहिए, इसका डिग्री आपको होना चाहिए। और ये सब भी है, जितना भी है सब सिविल और सहायक इंजीनियरिंग के लिए आपको ये इस सब डिग्री जरूरी है। 3 वर्ष का अवधि का ये सब डिग्री है। ये सारा रासायनिक और धातुकर्म पर्यवेक्षक पद के लिए, रासायनिक और धातुकर्म पर्यवेक्षक पद के लिए आपको ये सब डिग्री जरूरी है। ये सब डिग्री जरूरी है आपको इस पद भरने के लिए। आइए अब देखते हैं सिलेबस क्या है। देखिए सिलेबस क्या है। सिलेबस है प्रथम चरण सिविल सामान्य रूप से CEN के सभी अधिसूचित पदों के लिए 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और 100 क्वेश्चन होगा। अब देखिए इसमें कौन कौन सी क्वेश्चन गणित से आएगा, गणित से क्वेश्चन आएगा, संख्या प्रणाली, बोर्ड श्रम, ये जितना भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। और सामान्य बुद्धि तक शक्ति से आएगा क्वेश्चन, और सामान्य चेतना से आएगा, सामान्य विज्ञान से आएगा। इसमें कितना आएगा, गणित से 30 नंबर आएगा, सामान्य बुद्धि में 73 से 25 नंबर आएगा, सामान्य चेतना से 15, सामान्य विज्ञान से 30, टोटल 100 नंबर क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फिर CBT द्वितीय चरण में CBT 2 होगा। इसमें टोटल 120 मिनट है और क्वेश्चन हुआ 150। इसमें वही दिया है, कुछ ज़्यादा है। इसमें देखिए सामान्य चेतना है, भौतिक और रासायनिक विज्ञान है,
10वीं कक्षा का CBSE पाठ्यक्रम दिया जाएगा। कंप्यूटर और अनुप्रयोग की बातें हैं। पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण की बातें हैं। फिर तकनीकी परीक्षा में देखिए, तकनीकी क्षमता में देखा जाएगा। इसमें समान चेतना में 15 नंबर, भौतिकी में 15, और इसमें CBT 1 में भी 15, CBT 2 में 15, कंप्यूटर अनुप्रयोग की मूल बात में 10, इसमें भी 10, पर्यावरण प्रदूषण की मूल 10 दोनों में दिया जाएगा। तकनीकी क्षमता में 100, टोटल आपको 150 नंबर है और समय दिया जाएगा 120 मिनट। आपको अंकों में छूट दिया जाएगा। देखिए, मेन श्रेणी में बात करता है अंकों का न्यूनतम प्रतिशत आपको इतना ले आना है। आरक्षित को 40% लाना है, EWS को 40% लाना है, OBC को 30%, अनुसूचित जाति को 30%, अनुसूचित जनजाति को 25%, PWS के उम्मीदवारों को आरक्षित व्यक्तियों के मुकाबले फिर समुदाय को कमी होने की बाध्यता के लिए अंकों के प्रतिशत के 2% छूट दी जाएगी। आप देख लेते हैं भर्ती प्रक्रिया क्या है। देखिए भर्ती प्रक्रिया उम्मीदवारों को किसी भी RBI के आधिकारिक वेबसाइट से केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहिए। उम्मीदवार केवल RBI के और केवल एक सामान्य ऑनलाइन आवेदन से किसी भी या सभी अनुसूचित पदों के लिए वरीयता क्रम में आवेदन कर सकता है। एक बार आवेदन करने के बाद RBI का चयन अंतिम होगा। एक उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक RBI आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकार किए जाएंगे। आपको एक बार ही आवेदन करना है, 2 बार कीजिए तो आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। ये भर्ती प्रक्रिया क्या है इसका। प्रथम चरण कंप्यूटर है, CBT 1 होगा। दूसरा भी कंप्यूटर से CBT 2 होगा। दस्तावेज का सत्यापन होगा, मेडिकल परीक्षा होगा। अब इसका आवेदन शुल्क का बात कर लेते हैं। देखिए परीक्षा शुल्क की बात यहाँ दिया। परीक्षा शुल्क उम्मीदवारों को नीचे दिए गए विवरणी के अनुसार आप समुदाय श्रेणी के निर्धारित शुल्क का भुगतान करें। सभी उम्मीदवारों को क्रम संख्या 2 में नीचे उल्लिखित सभी श्रेणियों को प्रथम चरण CBT 1 500 के इस शुल्क में से 400 की राशि बैंक शुल्क काट कर वापस कर दी जाएगी। अगर आप परीक्षा में तो आपको 400 वापस 500 रुपये फीस है। जो इस श्रेणी में नहीं है, ये दोनों में जितना से इस श्रेणी में नहीं है उनका सब 500 है। इस श्रेणी में उसका 250 रुपया है। EWS इस श्रेणी में आएगा, EWS आ जाएगा आपका, जनरल आ जाएगा, OBC आएगा, इसका 500 रुपया होगा। और उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष सैनिक, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक के आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग EWS से संबंधित हैं। उम्मीदवार साधन EWS के साथ भ्रमित नहीं है, कितने चाहिए। इन लोगों का 250 रुपया लगेगा। अब भुगतान के प्रकार देखिए। आप भुगतान केवल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट UPI के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान स्वीकार किया जाएगा। सभी लागू सेवा शुल्क उम्मीदवार द्वारा वहन की जाएगी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी वीडियो को जरूर कीजिए। वीडियो देखने धन्यवाद।